नमस्कार, आपका स्वागत है ईयर शॉट के इस पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है में। इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों के कुछ अनसुने और कुछ कम सुने किस्से। कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपने वाह वाह की और कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ आह निकली। मैं हूं आपका साथी विप्लव। हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों की जिंदगी के अनसुने और कम सुने किस्सों की कहानी है ईयर शॉट का ये पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है। तो फिक्र न कर मां, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जैसे भी कोई इंतजाम कर सका तुझे यहां से ले जाऊं। हिंदी फिल्मों का इतिहास हो या साहित्य हमेशा ट्रैजिक हीरोज को ही पूछता है। उसके दुख, उसका संघर्ष, उसके जीवन की कठिनाइयां, सब कुछ इस अंदाज में याद किया जाता है और सुनाया जाता है कि जिंदगी की सामान्य घटनाएं भी बहुत ही विकराल स्वरूप धारण कर लेती हैं। ऐसे ही एक कलाकार थे स्कूल टीचर शिवशंकर पादुकोण और वासंती पादुकोण के सबसे बड़े सुपुत्र वसंत कुमार पादुकोण, यानी हमारे प्यारे गुरुदत्त। 1923 में शिवशंकर और वासंती का विवाह हुआ था। शिवशंकर तब ग्रेजुएशन कर रहे थे। उनकी उम्र 20 साल की थी और वासंती 12 साल की। जल्द ही मैंगलोर के पास के एक कस्बे में सरकारी स्कूल में शिवशंकर को नौकरी मिल गई। थोड़े बेचैन किस्म के आदमी थे। उन्होंने 1924 में एक बैंक में नौकरी कर ली, बैंगलोर आ गए। 1925 में गुरुदत्त का जन्म हुआ। शुरुआती दौर थोड़ा कठिन था, पैसे कम होते थे। पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में शिवशंकर नौकरियां बदलते रहे। कुछ महीनों के लिए परिवार मुंबई के माटुंगा के एक छोटे से घर में भी रहा। माता पिता के बीच पैसों की वजह से थोड़ी अनबन होती रहती थी। 1929 में वासंती अपने बेटे को लेकर कोलकाता चली गई। कुछ महीनों बाद शिवशंकर भी वहीं आ गए और उन्हें बर्मा शेल कंपनी में नौकरी मिल गई, जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे लंबी नौकरी थी। गुरुदत्त जब 2 साल के थे, एक दुर्घटना में उन्हें बहुत चोट आई थी। यूं मान लीजिए कि जान पर बनाई थी। धर्मभीरू माता पिता एक साधु के कहने पर बसंत का नाम बदलने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने बसंत का नाम बदलकर गुरुदत्त रख दिया, क्योंकि उनका जन्म गुरुवार को हुआ। कोलकाता में गुरुदत्त का घर भवानीपुर में था। घर के पास एक मैदान था जहां हमेशा जत्रा यानी मेले लगे ही रहते थे। यहाँ नाच गाना, कठपुतली और ऐसे कई तमाशे होते रहते थे। नन्हे गुरुदत्त ने कला की पहली तालीम इस जत्रा में ही पाई। वो ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, रात रात भर जागकर प्रोग्राम देखा करता था। उनकी पढ़ाई कोलकाता में हुई तो उनकी बंगाली बहुत अच्छी थी। बंगाली कल्चर से उनका बहुत वास्ता था। वो धारा प्रवाह बंगाली बोलते थे, पढ़ते थे। वासंती की माताजी की बहन और उनका परिवार भी कोलकाता में रहता था। वासंती के भाई बीबी बेनेगल यानी बालकृष्ण बेनेगल यानी बटुक मामा, वो बहुत अच्छे पेंटर थे, सिनेमा के पोस्टर बनाया करते थे। गुरुदत्त को आर्ट का एक और स्वरूप उनके साथ सीखने को मिला। पढ़ाई खत्म हुई तो गुरुदत्त ने कोलकाता के लीवर ब्रदर्स की फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी कर ली। कुछ महीनों में गुरुदत्त बोर हो गए। उनके कजिन सुदर्शन बेनेगल की मदद से उन्होंने फोटोग्राफी भी सीख ली। अलीपुर जू, बोटेनिकल गार्डन और कलकत्ता की सड़कों में जा जाकर वो कभी जानवरों की, कभी इंसानों की, कभी पेड़ पौधों की शानदार तस्वीरें खींचने लगे। इन सब के बीच गुरुदत्त ने कुछ स्टेज परफॉर्मेंस भी किए। अपने मामा की एक पेंटिंग देखी थी उन्होंने, जिसमें एक कलाकार अपने पूरे बदन पर एक बड़ा सा सांप लपेटे हुए खड़ा है। ये पेंटिंग गुरुदत्त को बहुत पसंद आ गई। उन्होंने उसी तरह का एक स्टेज परफॉर्मेंस घर वालों के सामने दिया। वो स्टेज परफॉर्मेंस इतना तगड़ा था कि वहां मौजूद एक शख्स ने उन्हें 5 रुपए का कैश इनाम भी दिया। यहां तक भी गुरुदत्त को म्यूजिक और डांस में कोई विशेषता हासिल नहीं थी। माता और पिता दोनों से ही पढ़ने की आदत मिली थी, इसलिए इंग्लिश और बंगाली लिटरेचर पढ़ा करते थे। इसके बाद उनके मामा और एक पारिवारिक मित्र श्री हेमाड़ी की मदद से गुरुदत्त ने मशहूर डांसर उदय शंकर की अल्मोड़ा यानी उत्तराखंड स्थित डांस एकेडमी में 75 रुपए साल की स्कॉलरशिप भी जीत ली। 1942 में गुरुदत्त उदय शंकर के साथ काम करने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वो कल्चरल सेंटर बंद करना पड़ा और 1944 में बेरोजगार गुरुदत्त एक बार फिर कलकत्ता आ गए। यहाँ उनका परिवार था। उनके भाई आत्माराम, देवीदत्त, विजय, बहन ललिता। गुरुदत्त के एक भाई और थे शशिधर, जिनकी मृत्यु 7 महीने की उम्र में ही हो गई थी और उनकी मौत का अफसोस गुरुदत्त को बहुत सालों तक रहा।
जिंदगी में क्या करना है का सवाल लेकर गुरुदत्त अपने मामा बीबी बेनेगल के पास फिर चले गए। बेनेगल उन्हें लेकर पूना गए, जहां बाबूराव पै की फिल्म कंपनी प्रभात फिल्म्स में उन्हें असिस्टेंट कोरियोग्राफर की नौकरी मिल गई। गुरुदत्त को फिल्मों की दुनिया पसंद भी आ गई। सेट्स पर जो भी काम मिलता वो करते, कभी डांस कोरियोग्राफ करते, कभी सेट लगाने में मदद करते, कभी डायरेक्टर को असिस्ट करते। पहले ही साल इस खूबसूरत शक्ल वाले लड़के को चांद नाम की फिल्म में श्री कृष्ण का एक छोटा सा रोल भी मिला। फिर 1945 में मशहूर डायरेक्टर विश्राम बेडेकर की फिल्म लाखा रानी में उन्होंने अभिनय किया और डायरेक्टर असिस्टेंट भी रहे। इस फिल्म के सारे गाने गुरुदत्त ने कोरियोग्राफ किए थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें राजकुमार संतोषी के पिता पीएल संतोषी, उनकी पहली फिल्म हम एक है के कोरियोग्राफी का काम मिला। इस फिल्म हम एक है में 2 और एक्टर्स ने डेब्यू किया था। एक का नाम था देवानंद और एक का नाम था रहमान। धोबी की गलती से गुरुदत्त और देवानंद के कपड़े अदल बदल गए थे और वहीं से शुरू हुई थी उनकी दोस्ती, जो जिंदगी भर चली। गुरुदत्त ने प्रभात के साथ 3 साल तक काम किया। तब उन्हें एक डांसर विद्या के साथ प्यार भी हो गया। गुरुदत्त उन्हें भगा कर ले गए। तब विद्या के घर वालों ने पुलिस की मदद ली और विद्या को वापस घर पहुंचाया गया। जैसे तैसे गुरुदत्त जेल जाने से बचे। 1947 में गुरुदत्त अपने परिवार के पास मुंबई लौट आए। कोई काम नहीं था। इस समय घर बैठकर गुरुदत्त लिखा करते थे अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपनी नाकामयाबी, जिंदगी में कोई डायरेक्शन न होना। इसी समय उन्होंने लिखी थी एक कहानी कश्मकश, एक असफल कवि की कहानी। ये कहानी उस वक्त गुरुदत्त ने लिख कर रख दी थी। 1 साल तक बेरोजगार रहने के बाद गुरुदत्त ने ज्ञान मुखर्जी नाम के मशहूर डायरेक्टर के साथ काम किया। पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से फिल्मों का स्टूडियो सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा था और न सिर्फ एक्टर्स बल्कि टेक्नीशियंस भी फ्रीलांस काम करने लगे थे। इसी दौरान गुरुदत्त की मुलाकात हुई थी ज्ञान मुखर्जी से। तो ज्ञान मुखर्जी ने उन्हें संग्राम नाम की फिल्म में असिस्टेंट का रोल दिया। ज्ञान के ही एक सहयोगी थे अमीय चक्रवर्ती। उनकी फिल्म गर्ल स्कूल में भी गुरुदत्त ने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। तब गुरुदत्त को बुलावा आया उनके दोस्त देवानंद का। देवानंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर अपनी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स ऑलरेडी स्टार्ट कर ली थी। उनकी एक फिल्म ऑफिसर या अफसर रिलीज भी हो गई थी। देवानंद का सितारा उन दिनों बुलंदी पर था, तो उन्हें अपने दोस्त गुरुदत्त से किया हुआ वादा याद आ गया। बलराज साहनी ने एक फिल्म लिखी बाजी और निर्देशन का जिम्मा सौंप दिया गया गुरुदत्त को। देवानंद के चहीते बर्मन दादा का म्यूजिक था। बर्मन दादा के चहीते साहिर लुधियानवी ने गाने लिखे। साहिर ने फिल्म के लिए गजल लिखी थी, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले। इस गाने की रिकॉर्डिंग के टाइम गुरुदत्त ने गीता रॉय को पहली बार देखा। गीता ये गजल एक कैबरे के अंदाज में गा रही थी। सामने बैठे गुरुदत्त उनकी प्रतिभा से इंप्रेस होते जा रहे थे। गीता एक सफल सिंगर थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। गुरुदत्त की माँ भी गीता की प्रशंसिका थी, तो गीता का घर आना जाना शुरू हो गया। पूरे परिवार से मिलजुल कर रहने लगी गीता। गुरु और गीता का प्रेम रंग लाया। उन्होंने शादी कर ली। शादी के समय गीता एक सक्सेसफुल सिंगर थी। गुरुदत्त तब स्ट्रगल कर रहे थे। शुरू के दिनों में तो सब कुछ बढ़िया था, फिर थोड़े ईगो क्लैशेस होने लगे। लोगों ने गुरु पर इल्जाम भी लगाया कि उन्होंने गीता के पैसों के लिए उनसे शादी की। गुरुदत्त एक्चुअली बड़े इमोशनल इंसान थे, उन्हें बुरा लग गया। उन्होंने गीता का फिल्मों में गाना गाना ही बंद करवा दिया। प्रेम की वजह से गीता ने भी थोड़े समय तक गाना बंद रखा, लेकिन आखिर में उनसे रहा नहीं गया, तो चुपके चुपके जाकर रिकॉर्डिंग करने लगी। गुरु को जब जब पता चलता, गुरु गुस्सा करने लगते। गुरु का गुस्सा बढ़ता चला गया। दोनों में झगड़े होने लगे और इस दौरान गुरुदत्त को शराब और सिगरेट की लत भी लग गई थी। खुद की सेहत का ख्याल रखने का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं उनकी जिंदगी में। गीता उनकी इस बात से भी बहुत चिढ़ती थी। झगड़ों का असर जिंदगी पर पड़ने लगा। ये बात और थी कि गीता की जिंदगी के सबसे बेहतरीन गाने उन्होंने गुरुदत्त की फिल्मों में ही गाए। 1956 में गुरुदत्त की जिंदगी में आई वहीदा रहमान। उनके अफेयर के किस्से बाजार में उड़ने लगे, जिससे गीता दत्त और परेशान रहने लगी। झगड़ों को रोकने के लिए गुरुदत्त ने गीता को एक नई फिल्म गौरी में बतौर हीरोइन साइन कर लिया। जब सेट पर गीता को गुरुदत्त और वहीदा के नए नए किस्से सुनने को मिलने लगे, गीता ने गुस्से में फिल्म छोड़ दी।
वो फिल्म कभी पूरी नहीं बन पाई। गुरदत्त और वहीदा की कहानी के वैसे तो कई वर्जन्स हैं। वहीदा का वर्जन सबसे सही मालूम होता है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि गुरदत्त को वहीदा बहुत पसंद थी, मगर उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। वहीदा जब मुंबई आई थी तो गुरदत्त ने उनकी बीमार माँ की काफ़ी मदद की थी, उन्हें एक घर दिलाने में भी मदद की थी। पर गुरदत्त उस समय भी गुरु थे और वहीदा उनकी शिष्या थी। दोनों के बीच में अनुराग तो था, प्रेम भी था, मगर गीता को छोड़ दें ऐसा कोई रिश्ता दोनों के बीच में नहीं था। गुरदत्त लगातार शूटिंग में बिजी रहने लगे और गीता को लगा कि वो वहीदा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। गुरदत्त को अपने बचपन के अपने माता पिता के झगड़े याद थे, इसलिए वो कभी अपने परिवार को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने बच्चों से भी बहुत लगाव था। उनके साथ पतंग उड़ाना, खेलना, ये सब गुरदत्त को बहुत पसंद था। जब कागज के फूल फिल्म फ्लॉप हो गई तो गुरदत्त टूट गए। हालांकि फिल्म का काम तो फिर भी जारी था। बच्चों के स्कूल की वजह से गीता ने सेंटा क्रूज में रहना प्रेफर किया। गुरदत्त ने कागज के फूल के बाद पेडर रोड पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया। उनके पाली हिल के बंगले को तोड़कर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, इसलिए गुरदत्त अलग, गीता और उनके बच्चे अलग। हालांकि फिर फिल्म रिलीज हुई साहब, बीबी और गुलाम। इसके बाद गुरदत्त और गीता में एक तरह का पैचअप हो गया। दोनों ने साथ रहना तय कर लिया था। 9 अक्टूबर 1964 को गुरदत्त स्टूडियो में थे, जहां उनकी प्रोड्यूस्ड फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग होनी थी। हीरोइन माला सिन्हा की फ्लाइट चेन्नई से आनी थी और वो फ्लाइट टाइम पर नहीं आ पाई, इसलिए शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। गुरदत्त के पास टाइम था, वो स्टूडियो से निकले और कोलाबा की तरफ चल दिए। कोलाबा में चिराग दीन स्टोर से बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। वहां से उन्हें बैंड्रा जाना था, जहां से पतंग और मांझा खरीदना था ताकि बच्चों के साथ पतंग उड़ाई जा सके। अपने फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर कांजी भाई के घर उन्होंने विस्की की पेटी उठाई और कांजी भाई को अपनी फिल्म के लिए पैसा जमा करने के लिए कहा। अपने घर पहुंचे, ऑमलेट बनाने लगे। उनके सीए गोले साहब घर आए और गुरदत्त को टैक्स की जानकारी दी। गुरु ने पिछले 2 साल से टैक्स नहीं भरा था। दोनों में बड़ी बहस हुई। गीता अपने बेटों अरुण और तरुण के स्कूल गई हुई थी। पेरेंट टीचर मीटिंग में उन्हें देर हो रही थी तो उन्होंने बच्चों को घर भेजने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। गुरदत्त ने अपने भाई देवीदत्त को भी कहा कि तुम अपने घर चले जाओ। गुरु का मूड ऑलरेडी थोड़ा खराब था। जब गुरु अपने कमरे में जाने लगे और देवीदत्त अपने घर जाने लगे तो उन्हें गुरु के मित्र और उनके प्रिय लेखक अबरार अलवी मिले। देवीदत्त ने अबरार को गुरु के लिए मैसेज दिया कि भाभी और बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये आप गुरु को बता दीजिएगा। अबरार अंदर गए, गुरु से मिले। गुरु तब तक पीना शुरू कर चुके थे और काफी पी चुके थे। अबरार गुरु की एक फिल्म लिख रहे थे और उसके सीन डिस्कस करने थे। अबरार यूजुअली रात को गुरु के फ्लैट में ही रुक जाते। वहीं उनका एक कमरा था जहां बैठकर वो लिखा करते। रात बेरात वो जब सीन पूरा कर लेते तो गुरदत्त को वो सीन सुनाते। गुरदत्त उसमें सजेशन देते और फिर फिल्म कंप्लीट होने से पहले उनकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती। अबरार अपने कमरे में जाकर लिखने लगे। गुरु तब तक शराब पीते रहे। उन्होंने अबरार के लिखे हुए सीन सुनने से भी मना कर दिया। अबरार सवेरे अपने घर चले गए। गुरदत्त का दरवाजा बंद रहा। गीता ने सवेरे फोन किया तो नौकर रतन ने रात की बात बताई। किसी अनजान डर से गीता को घबराहट हो रही थी। वो हर आधे घंटे में फोन करती रही और आखिर में रतन से दरवाजा तोड़ने के लिए कहा। जब दरवाजा तोड़ा तब तक गुरदत्त इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। गुरदत्त की फिल्मों के लेखक और साहेब, बीबी और गुलाम नाम की फिल्म के असली निर्देशक अबरार अलवी के हिसाब से कहानी थोड़ी अलग सी थी। अबरार के हिसाब से गुरदत्त एक डिप्रेस्ड आदमी थे। सेंसिटिव आदमी अक्सर डिप्रेस्ड होता रहता है। बचपन में माता पिता के झगड़े, 7 महीने के भाई की मौत, उदय शंकर के साथ सिर्फ 2 साल तक काम कर पाना, जीवन में किसी सही उद्देश्य का ना होना, कोई डायरेक्शन ना होना, कवि हृदय कलाकार होना, ऐसी कई बातें थी जो गुरु को सेंसिटिव बनाती थी और उस वजह से वो डिप्रेस जल्दी होते थे। इसी चक्कर में वो शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे। सेंसिटिव आदमी का काम के प्रति जुनून बहुत होता है और गुरदत्त का तो इतना जुनून था कि वो छोटी छोटी बातों और गलतियां करने पर किसी को भी सेट पर सबके सामने डांट लगा देते। गीता दत्त के साथ उनकी वैवाहिक जिंदगी भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। पेडर रोड पर उनके घर पर अबरार अक्सर आया जाया करते थे। यहाँ पर गुरदत्त और उनका नौकर रतन रहा करते थे।
अबरार तकरीबन रोज ही वहां जाते, गुरुदत्त से बातें करते, फिल्मों पर डिस्कशन होता या नई कहानियां डिस्कस होती, सुनाई जाती। और सबसे खास बात, गुरुदत्त की फिल्मों के सीन भी वहीं लिखे जाते थे। अबरार सीन लिखते, गुरुदत्त को सुनाते, दोनों सीन को लेकर घंटों बहस करते जब तक कि वो एकदम परफेक्ट न हो जाता। ऐसा ही एक दिन था, 9 अक्टूबर 1964 का। शाम को करीब 7 बजे अबरार पहुंचे तो गुरुदत्त काफी शराब पी चुके थे। अबरार के आने के बाद भी पीना जारी रहा। इनकम टैक्स ऑफिसर गोले साहब भी आ गए, वो दोनों भी थोड़ा थोड़ा पीते रहे और अबरार बहारें फिर भी आएंगी का क्लाइमैक्स सीन लिखने की कोशिश करते रहे। बहुत इसरार के बाद भी डिनर करने के लिए गुरु रेडी नहीं हुए। अबरार अपने कमरे में जाकर लिखने लगे। बीच बीच में गुरुदत्त उनके बिल्डिंग में रहने वाले एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर जाकर अपनी पत्नी को फोन लगाते और बच्चों को, खासकर उनकी बिटिया को भेजने के लिए कहते थे। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए गीता ने सांता क्रूज से पेडर रोड पर आने से या बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया। गुरुदत्त ने नशे में गीता को धमकी भी दे दी, मेरी बेटी को भेज दो नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगी। गीता ने फोन रख दिया। गुरु का मूड और खराब हो गया। पुरानी बातें याद करने लगे। काफी देर हो गई तो उनके मित्र भी घर चले गए। तब गुरु ने अबरार से कहा कि तुम सीन लिख लो, खाना बाद में खा लेंगे। रात के 12 बजे थे, तब तक अबरार ने सीन कंप्लीट कर लिया था। दोनों खाना खाने बैठे। खाना खाते खाते गुरुदत्त ने एक ड्रिंक और पी लिया। खैर, खाना तो क्या ही खाया, जैसे तैसे कुछ निकला। खाने के दौरान बातचीत जो चल रही थी उसमें हाँ हूँ बहुत ही छोटे छोटे जवाब गुरुदत्त दे रहे थे। और खाना खत्म होने के बाद गुरुदत्त ने अबरार से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, सीन मैं बाद में सुन लूंगा। और वो सोने चले गए। अबरार थोड़ा हैरान थे क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। सीन सुने बगैर गुरु कभी सोते ही नहीं थे। तो अबरार ने उन्हें याद दिलाया तो गुरुदत्त ने कहा कि वो जब सीन पूरा कंप्लीट कर लें तो वो लिख कर रतन को दे दें, गुरु जब सवेरे उठेंगे तो पढ़ लेंगे। अबरार एक और फिल्म भी लिख रहे थे, इसलिए उन्हें उस वक्त वहां से निकलना जरूरी था। वो सीन रतन को देकर अबरार घर चले गए। रात के 3 बजे गुरुदत्त के दरवाजे खुले। उन्होंने रतन को उठाया और सीन मांगा। रतन ने कहा कि अबरार को बुला लेते हैं, तो गुरुदत्त ने मना कर दिया कि बहुत रात हो चुकी है, तुम शराब ले आओ। साहब बहुत पी चुके हैं, ये सोचकर रतन ने भी कह दिया कि विस्की खत्म हो गई है। गुरुदत्त ने कभी किसी की सुनी नहीं थी, तो उन्होंने जाकर घर में तलाश करना शुरू किया। जैसे तैसे एक बोतल उन्हें मिल गई। गुरु ने सीन वाले पन्ने और बोतल पकड़ी और कमरे के अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। वो थोड़ी थोड़ी देर में फोन करके दरियाफ्त कर रही थी, मगर रतन उन्हें हर बार एक ही बात बोल रहा था कि दरवाजा बंद है, साहब सो रहे हैं। अब गीता के मन में थोड़ा डर बैठा हुआ था। कल रात की कहासुनी से भी वो व्यथित थी। आखिर उन्होंने 10 साढ़े 10 बजे के करीब रतन से कहा कि वो दरवाजा तोड़ दे। रतन ने वैसा ही किया। अंदर गुरुदत्त सोए हुए लग रहे थे। उसी दौरान गुरुदत्त के डॉक्टर आए और उन्होंने गुरुदत्त की नब्ज देखी और करीब 11 बजे के आसपास गुरुदत्त को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उधर निर्देशक लेख टंडन, जिनकी फिल्म अबरार लिख रहे थे, अबरार को जाकर बोले कि गुरुदत्त बीमार हो गया है, जरा तुम घर चले जाओ उसके। अबरार को पता था कि गुरुदत्त कुछ न कुछ करके ध्यान खींचना चाहते होंगे। वो पहले भी सुसाइड की कई कोशिशें कर चुके हैं, पर अबरार दोस्त थे तो अबरार से रहा नहीं गया। अबरार जब वहां पहुंचे तो गुरु के सिरहाने एक ग्लास में पिंक कलर का एक ड्रिंक पड़ा हुआ था। वो एक्चुअली नींद की दवा थी। खार में एक केमिस्ट के यहाँ से गुरु अपना ड्राइवर भेजकर मंगाया करते थे। गुरु को एक्चुअली इंसोम्निया था, नींद नहीं आती थी। सोनोरिल नाम की ये दवाई लेकर गुरु सोने की कोशिश किया करते थे। और इसी दवाई के दम पर गुरु ने अबरार से आत्महत्या के तरीकों पर भी डिस्कशन किया था। उन्हें यह तो पता था कि नींद की दवाइयों से किसी की मौत नहीं हो सकती, क्योंकि दवाई के असर शुरू होते ही आदमी सो जाता है। तब गुरु ने कहा कि जैसे माँ अपने बच्चों को दवा देती है ना, अगर वैसे ही ये नींद की दवाई ली जाए तो मौत गारंटीड है। गोलियों को पीसो, पानी में मिलाओ और घोल कर पी जाओ। शायद गुरुदत्त ने उस रात को वैसा ही किया था। 1953 में बाज नाम की फिल्म के सेट पर मिले थे गुरुदत्त और अबरार अलवी। 1954 में आर पार पर दोनों ने साथ काम करना शुरू किया। अचानक एक दिन गुरुदत्त एक ज्योतिषी के पास चले गए। उसने गुरु की और अबरार की कुंडली बनाई। गुरु 9 जुलाई की पैदाइश थे तो अबरार 1 जुलाई की। गुरु ने अबरार से कहा कि वो जाकर कार में इंतजार करें, वो ज्योतिषी से कुछ पूछ कर आते हैं। थोड़ी समय बाद जब गुरु नीचे आए तो उन्होंने अबरार को बताया कि ज्योतिषी ने कहा है कि आने वाले 10 सालों तक वो राज करने वाले हैं। बड़ा शानदार समय होगा। गुरु में ऑप्टिमिज्म की थोड़ी कमी थी। उन्होंने कहा, पंडित जी 10 साल के बाद क्या होगा? ज्योतिषी ने भी कह दिया, बड़ा बुरा समय आएगा, काफी ऊंचा नीचा होगा, पार्टनरशिप टूट जाएगी।
मजे की बात देखिए साहब, ज्योतिष की हर बात सच हुई। गुरुदत्त का सितारा चढ़ता चला गया। कागज के फूल फ्लॉप होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1964, खासकर 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त तो चले गए, वो पार्टनरशिप टूट गई। 1954 में ज्योतिष से मुलाकात, 10 साल तक का राजयोग, और उसके बाद 1964 में उनकी अबरार के साथ पार्टनरशिप खत्म हो गई। इससे ज्यादा फिल्मी स्टोरी हमने कभी नहीं सुनी होगी।